हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 11 के हाफ ईयरली इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। और यहाँ पर हम आंसर्स को देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं समझेंगे। जब आपकी क्लास लगेगी या फिर जब मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगा तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यानी ये जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके आंसर आपको देने होते हैं। इसमें स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि पहले व्यक्ति कितने घंटे सोता था, अब कितने घंटे सोता है, क्यों कम घंटे सोता है, और क्या ऐसी चीज़ें आई वर्तमान में जिनकी वजह से नींद कम हो गई, या कितना काम करना पड़ता है, इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। डॉक्टर्स के ओपिनियंस क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कि पहले पुराने समय में इस पैसेज के अनुसार, पैसेज में लिखा है कि कितने घंटे जो है लोग सोया करते थे जनरली। तो 9 आवर्स, 9 घंटे लगभग नींद होती थी पहले। यानी एक डे और नाइट का सर्कल चलता था कि दिन हुआ तो उड़ गए और रात होने लगी तो सोने लग गए। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स स्लीप हैबिट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनने लोगों की नींद की जो हैबिट्स है उसको इन्फ्लुएंस किया 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें लिखा है कि जब से इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हुआ है तब से स्लीपिंग हैबिट्स बदलने लगी है। क्योंकि लोग जब रोशनी आ जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि दिन ही हो रहा है या फिर हम काम कर सकते हैं। जब रोशनी होती नहीं तो सोने लग जाते हैं। पहले लाइट्स कम होती, दिए होते थे, सो जाते थे। अब इलेक्ट्रिक बल्ब आए जब से लाइट बहुत होती है तो काम करने का मन कर लेता है, कर लेते हैं। हाउ इज इनसोमनिया काज्ड। क्या कारण होते हैं इनसोम, मतलब कैसे काम करता है ये, इसके कारण से क्या क्या होता है। बाय वरी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। और इसको बोलते हैं स्लीपलेसनेस, है ना, नींद नहीं आना। हाउ डज स्लीप डिफिसिट अफेक्ट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कैसे जो है नींद की कमी प्रभावित करती है हर एक व्यक्ति को इस पैसेज के अनुसार। इट काज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे हेल्थ की समस्याएं आती है। एंड रिड्यूसेस परफॉर्मेंस, और आप जो भी काम करते हैं उस परफॉर्मेंस में कमी आती है। वाई आर सम पीपल अनेबल टू स्लीप इनफ इन टुडेज इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। आज के जो ये औद्योगिकरण वाली दुनिया है इसमें आज के समय पे लोग जो है वो क्यों नहीं सो पाते हैं। दे प्रायोरिटाइज वर्किंग इन द डे टाइम ओनली। क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि एवरेज 9 आवर्स सोते हैं। पर्याप्त क्यों नहीं सो पाते, क्यों असक्षम है, क्योंकि ये कार्य को प्रायोरिटी देते हैं दिन में करने की और रात तक भी करते हैं, इवनिंग तक। इसलिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द सिचुएशन फॉर पीपल टू गेट मोर स्लीप। तो इस पैसेज के अनुसार क्या सॉल्यूशन है, सिचुएशन नहीं सॉल्यूशन है, सॉरी, सॉल्यूशन फॉर पीपल टू गेट मोर स्लीप, और अधिक नींद लेने के लिए क्या सॉल्यूशन इस पैसेज में दिया गया है। तो हमें पुरानी हैबिट्स में जाना पड़ेगा और हर एक घंटे नींद को बढ़ाना पड़ेगा। रिटर्निंग टू ओल्डर स्लीप हैबिट्स, हमें पुरानी आदतों पर लौटना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंसनड एज अ रिजल्ट ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन। यानी स्लीप, सोने की वजह से जो जो हानियाँ होती है वो इसमें मेंशन नहीं है। मतलब हानियाँ बताई गई लेकिन एक हानि इसमें बताई नहीं गई है। तो डिक्रीज कंसंट्रेशन, हाँ, उससे कमी होती है कंसंट्रेशन में। फिजिकल वीकनेस भी होती है। इंक्रीज एक्सीडेंट रिस्क, आप नहीं सोते हैं तो आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें रिस्क बढ़ती है। बेटर मेमोरी रिटेंशन, इससे एक अच्छी मेमोरी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो बिल्कुल नहीं, इसका उल्टा है। तो फोर्थ वाला इसका सही है। व्हाट डज द पेसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जेट लेग ऑन स्लीप। यानी से आप कहीं जेट में जाते हैं, विमान में जाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं बाय एरोप्लेन, तो उसको बोलते हैं जेट लेग ऑन स्लीप। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और पैसेज में क्या बताया गया है कि जेट लेग डिसरप्ट स्लीप पैटर्न, आपकी जो सोने को पैटर्न है उसमें बाधा डालता है। ये ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं करता है, ये इम्प्रूव वंस अल्टरनेस, ऐसा भी कुछ नहीं है, अलर्टनेस। और जेट लेग वर्सन्स, मतलब ये ख़राब करता है वंस ये अलर्टनेस को, एक की जो किसी व्यक्ति की जो अलर्टनेस है उसको बिगाड़ता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्लीपिंग पैटर्न को बिगाड़ता है। द सिनोनियम ऑफ स्लीपलेसनेस, तो वो स्लीपलेसनेस को इंसोमनिया बोलते हैं। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब होता है अंततः। और पैसेज में सून और इवेंचुअली, ट्रीटिंग, इरिटेबल, सारे वर्ड दिए हैं लेकिन इवेंचुअली का मतलब भी अंततः होता है, तो इसका सिनोनियम है। अब यहाँ पर ये जेट इम्पैक्ट वाला जो एट्थ वाला है, ये क्या सजेस्ट करता है पैसेज, तो आपको मैं बता देता हूँ ये कहाँ मिलेगा आपको। इसमें आपको देखिए लिखा है कि सफ़र जेट लेग इन द प्रोसेस द एयर अक्रॉस। तो व्यक्ति क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये क्या करता है, दिस रोप्स देम ऑफ देयर स्लीप। तो इससे क्या होती है, जो उनकी जो नींद है वो नींद जो है वो बाधित होती है, इंटरप्ट होती है, ना कि ख़राब होती है। तो अलर्टनेस नहीं होती, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ता है। अलर्टनेस यानी सतर्कता का तो कोई रोल उसमें है नहीं। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ये आंसर भी हो सकता है लेकिन ऐसा होना नहीं है। फिर ये आपको पैसेज दिया था, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स,
दिवाली एक त्यौहार होता है जो कि उजाले का होता है, लाइट्स का होता है। तो इस पर ही स्टार्टिंग में आपको मिल गया इसका टाइटल है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाने आप भली बात ही जानते हैं, और भी वीडियो पड़े हुए समथिंग 1 लाख+ व्यू है उस वीडियो पर, जिस पर आप सभी ने अच्छे व्यू और कमेंट दिए हैं। आप जो उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे जिनको पढ़ना आता है और जिनको नहीं पढ़ना आता है वो दोनों कैसे नोट्स बना सकते हैं। सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन है। डिजाइन अ पोस्टर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, यानी आपको पोस्टर डिजाइन करना था स्कूल लाइब्रेरी के लिए कि वैल्यू किताबों की किताब क्या होनी चाहिए, मतलब किताबों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन गुड रीडिंग हैबिट्स। और उसमें लिखना है कि आपको किताबों की पढ़ने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। यू में यूज़ स्लोगन्स, आप किताब पढ़ने संबंधित स्लोगन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी स्कूल लाइब्रेरी पर आपको लिखना है स्कूल लाइब्रेरी में द वैल्यू ऑफ बुक, ये टॉपिक रहेगा आपका, और इस पर पोस्टर डिजाइन करना है। या फिर आपके पिताजी योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, डिजाइन सूटेबल एडवर्टीजमेंट, तो आपको सूटेबल एडवर्टीजमेंट तैयार करना था टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर, क्योंकि इसको पब्लिश करवाना है कहाँ पर, लोकल न्यूज़ पेपर में। तो आप सर्टेन हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं उनको बेचने के लिए करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नाम दिया है मनीष या मानसी, रेसिडिंग एट राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर, राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफ ग्वालियर, यानी आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो कि ग्वालियर के उनको कंप्लेंट करना है अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड एंड स्ट्रीट लाइट इन सिटी। आपके एरिया में जो पुअर कंडीशन है या फिर स्ट्रीट लाइट्स की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में। या फिर आपका नाम अशोक मिश्रा, रेसिडिंग एट अमरकंटक इनक्लेव ग्वालियर, आप यहाँ रहते हैं। इनवाइट योर फ्रेंड अजय टू योर सिस्टर्स मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट, अगले महीने आपकी सिस्टर की शादी है उसमें आपको बुलाना है। फिर इस टॉपिक पर किसी भी एक टॉपिक पर जो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग या वैल्यू बेस्ड ऑन एजुकेशन, इस पर आपको 120 शब्द में कोई टॉपिक लिखना था। या फिर आपका नाम पुष्कर है या मंजूला है, द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, आपको ट्री प्लांटेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन में रिपोर्ट छपना है। तो उसके लिए आपको जो है रिपोर्ट ट्री प्लांटेशन वीक आपके स्कूल में हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था, उसमें उसके लिए लिखना है कि क्या क्या उसमें हुआ था। पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में। फिल इन द ब्लैंक सेक्शन से ग्रामर वाला है। एन अम्ब्रेला इज एन यूजफुल थिंग, इज ए यूजफुल थिंग, ये आएगा इसमें। अम्ब्रेला में आपका उच्चारण स्वर का हो रहा है हिंदी के, और यूजफुल में उच्चारण हिंदी के व्यंजन का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन और ए आएगा। हाउ मच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल, इसलिए मच आएगा। ट्रैफिक रूल मस्ट बी फॉलोड, हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए, ये सलाह नहीं है, ये आवश्यक है, इसलिए हमने मस्ट लगाया। अगर सलाह होती है तो हम शुड लगाते हैं। कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर अपनी किताबें रखना है। इन यानी अंदर नहीं रखना है, और एट यानी पर, ये अलग कंटेक्स में यूज होता है जगह के लिए। वी वर गेटिंग लेट फॉर द शो, हम जो है लेट हो रहे थे शो के लिए। वी टेक अ टैक्सी, इसलिए हमने टैक्सी ले ली। तो इसलिए के लिए यहाँ पर शो सही है, बट का मतलब परंतु होता है, किंतु होता है, लेकिन होता है, आर मतलब अन्यथा होता है। आई नो यू आर अफ्रेड ऑफ, जब अफ्रेड आता है, मुझे पता है कि तुम्हें डर है, किसका, डॉग का, लोयन का, केट का, या स्क्वायरल्स का, या जिसका भी डर हो वैसा लिखते हैं कि अफ्रेड ऑफ, तो अफ्रेड ऑफ ही आएगा यहाँ पर। ये सुन, इसके यहाँ पर आपको नो सुनर लगाना है। नो सुनर के बाद हेल्पिंग ऑफ आती है उस टेंस की जिस टेंस का सेंटेंस, तो ही सा द पुलिस, ही सा द पुलिस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग ऑफ डिड है, इसलिए नो सुनर के जस्ट बाद डिड आ जाएगा। तो हमने लगा दिया नो सुनर। अब हमें देन भी लगाना है, तो पुलिस के बाद एक कोमा दिया हुआ है, इसको हटा के देन लगा देंगे। तो नो सुनर डिड ही सी, और वर्ब की फॉर्म को वापस मेन फॉर्म में भी लिखेंगे, क्योंकि ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग ऑफ के रूप में आगे आ गई है। तो अब आपको सी लिख देना सा को वापस। द पुलिस देन ही रेन अवे, द लेडी इज ए डॉक्टर, सी इज वेयरिंग रेड ड्रेस। अभी आपको रिलेटिव क्लास जो आपकी होती है उसमें हम हुम, विच, वर, हु, हुज, इनका उपयोग करके हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लेडी इज ए डॉक्टर, वो जो लेडी हो क्या डॉक्टर है, सी इज वेयरिंग रेड ड्रेस, और उसने क्या पहना हुआ है, उसने लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो लेडी जिसने कि लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है वह एक डॉक्टर है, या फिर लेडी जो कि डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है जो कि लाल कलर का ड्रेस पहने हुए हैं। तो लेडी हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज ए डॉक्टर, ऐसा ही बन सकता है। और लेडी इज अ डॉक्टर हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, ऐसा बन सकता है। तो हु लेडी के बाद भी लग जाएगा, बाद वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा। आपको दिख रहा है द लेडी हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज अ डॉक्टर, या फिर द लेडी इज अ डॉक्टर हु इज वेयरिंग रेड ड्रेस। इफ़ दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक तरीके से कार्य करते हैं, दे विल नॉट बी पनिश्ड, तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। अब आपको अनलेस लगाना है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो आप इफ़ की जगह पर अनलेस लगा देंगे। तो यदि वे ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो हमें फिर बाद वाले सेंटेंस से नोट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस लगाने की कंडीशन होती है कि आपको सेंटेंस में इफ़ और नोट हटाना पड़ता है। तो इफ़ स्टार्टिंग में, नोट तो वहाँ पर है नहीं, तो फिर आप बाद वाला नोट हटा देंगे। द बॉय सेड टू मी आई हैव वॉन द मैच, इसको आपको नरेशन चेंज करना है, तो मैंने इसको लिखना मैं भूल गया, सॉरी, अभी मैं बता देता हूँ इसका। तो वाट आर यू डूइंग, पहले हम वॉइस चेंज कर लेते हैं। वाट इज़ बिंग रीड बाई यू, मतलब पहले आपका जो यू है ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा, वाट का वाट ही रहेगा। वाट अब हम
हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम मानेंगे कि सिंगुलर है, इसलिए हमने इज बीइंग लगा दिया, क्योंकि उसी टेंस की हेल्प में हम लगाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि इसमें मतलब फोर्थ फॉर्म दी हुई है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीड। इसके बाद लास्ट वाला ही रिप्लाइड दैट ही वुड रिटर्न सून, उसने रिप्लाई किया कि वह शीघ्र ही आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने रिप्लाई किया, उसके बाद वाला जो अंडरलाइन है ये नाउन क्लास है, क्योंकि आप जानते हैं मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या तो आपका नाउन होता है या पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये जो लास्ट वाला अंडरलाइन वाला पार्ट है ये नाउन या ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो इसलिए यहाँ पर नाउन क्लास है। तो ये पेसिव भी आपको समझ में नहीं आता, पूछ सकते हो यदि यहाँ पर ऐसा होता व्हाट आर यू डूइंग की जगह पर व्हाट डीमोटिवेट्स यू, तो फिर ये सेंटेंस बाय व्हाट डीमोटिवेटेड बाय यू ऐसा आता। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं डब्ल्यू वर्ड वाले, और उनके टाइप भी होते हैं बनाने के लिए अलग अलग। नरेशन में ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका टेंस चेंज होगा, जैसे कि आई हैव लिखा है यहाँ पर, तो ये जाएगा आई हेड में, किस में जाएगा, हेड में। और आपको दिख रहा है सन रूल के हिसाब से 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो द बॉय टोल्ड मी क्या आएगा यहाँ पर, द बॉय टोल्ड मी, और आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, क्या होगा, द बॉय ही हेड, और वही वोन द डेट मैच, ऐसा हो जाएगा। तो बन जाएगा द बॉय टोल्ड मी डेट ही हेड वोन द मैच। ठीक है। इसके बाद में पेसेज दिया था आपको सेक्शन डी, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपके लेसन से एक्सट्रैक्ट लिया गया है डिस्कवरिंग ट्रूथ वाले से। वहाँ पर जो है कार्टर हावर्ड जो होते हैं वो टूट जो होता है किंग टूट उसकी मम्मी को ढूंढते हैं 1922 में, जो कि 1920s कहा जाता है उस टाइम पर। और वहाँ से बहुत सारी चीज़ मिलती है, लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा होगा तो। फेरो चलता है, मम्मियाँ होती है कि पुनर्जीवित होंगी, ऐसा होता है। हुज मम्मी द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, किस मम्मी के बारे में ऑथर इसमें बात करें, तो किंग टूट्स मम्मीज़ होती है, किंग टूट की मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसरेक्शन इन एक्सट्रैक्ट, रिसरेक्शन का मतलब होता है कि पुनर्जीवित होना। तो ये सभी मम्मी के पास में सभी सामान रखते हैं, गिलास रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, सारी चीज़ सोने की होती है, क्योंकि उस टाइम पर पैसा हुआ करता था और सोने की इतनी वैल्यू होती नहीं थी, लेकिन वो मूल्यवान होते थे, तो उनको रखा जाता था आभूषणों को उनके पास में, क्योंकि उपलब्ध होता था सोना। आज के टाइम पर होता नहीं है, तो हीरे मोती जवाहरात चेयर टेबल कुर्सी सारे सामान के पास रखे जाते थे, ताकि जब जीवित होंगे तो उनको यूज़ कर सके। तो रिसरेक्शन का मतलब होता है रिवाइवल, यानी पुनर्जीवित होना। वेन वाज टूट टोम्ब डिस्कवर्ड, जो टूट की जो टोम्ब है जहाँ पर वो दफन थे, वो कब डिस्कवर किया, तो 1922 ऊपर लिखा हुआ है। हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टूटसोम, यस उन्होंने किया था, ऊपर लिखा है। राइट द इंटोनियम ऑफ कंप्लीट, तो कंप्लीट का इंटोनियम होता है इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक तो अनकम्प्लीट भी होता है इनकम्प्लीट भी होता है। तो अनकम्प्लीट उस सेंस में आता है जब आपका कोई काम अधूरा हो, और इनकम्प्लीट उस सेंस में आता है जब कोई सामान मिसिंग हो। तो इस पेसेज के अनुसार सारा सामान था, मतलब कंप्लीट था, तो इस पेसेज के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट सही रहेगा। आप अनफिनिश्ड भी कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्राम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका कार्डबोर्ड शो, ये अब फोटोग्राफ से लिया गया है, और यहाँ पर ये पोएम जो है कवियत्री ने लिखी है अपनी माँ को समर्पित करने के लिए उनकी मेमोरी में, क्योंकि वहाँ उस फोटोग्राफ में उनकी माँ और साथ में उनकी कजन्स दिखाई दे रही है, डोली और बेटी नाम है उनका। तो पहले का आ जाएगा फोटोग्राफ किसके बारे में, कि ट्रिब्यूट यानी समर्पित है उनकी माँ के लिए, माँ को समर्पित है पोएम। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में कितने पीपल थे, तो यहाँ 3 पीपल थे। 3 गर्ल्स गलत लिखा है, एक वुमन थी, हालांकि उनकी एज उस टाइम पर लड़की जैसी थी, तो 3 गर्ल्स भी सही है, लेकिन यहाँ पूछा पीपल का है, तो 2 तो लड़कियाँ उनका हाथ पकड़े हुए थी और एक किसी माँ भी थी, तो यहाँ पर 3 गर्ल थी, 3 लड़कियाँ थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वॉकिंग आर स्टैंडिंग बेयर फिट इन अ सेलो वाटर। आपको इस एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसा शब्द ढूंढना है जब हम नंगे पैरों के द्वारा किसी भी किनारे पर जो पानी आ रहा हो तो उस पर हम वॉकिंग करते हैं या ऐसे छप छप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो पेडलिंग बोलते हैं उसको, तो पेडलिंग से हो जाएगा। ये इसी में से आपको छाट कर लिखना था, पेडलिंग ऊपर लिखा हुआ, कजिन वेंट पेडलिंग। अब आपको ये पैसेज एक और रीड करना है, ये 4 मार्क्स का है, ये आपकी सेकेंडरी बुक से है, हॉर्नबिल के अलावा आपकी जो एक और किताब है उससे है। और इसमें ये जो लिया गया है, पूछा गया कि एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर से लिया गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो ये उससे लिया गया है, और मतलब उसका उस लेसन का नाम है। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर कौन बैठा था, माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यहाँ मुराद आ जाएगा, तो मुराद वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, मुराद कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था, ही सेड इन अर्मेनियन, वह अर्मेनियन में बोल रहा था, तो आपको लिखना है मुराद स्पीक इन अर्मेनियन लैंग्वेज। विच पार्ट ऑफ द डे, यानी स्पीक को आप स्पोक करेंगे क्योंकि आप डिड हटेगा, तो मुराद स्पोक इन अर्मेनियन लैंग्वेज।
विच पार्ट ऑफ द डे डज मुराद विजिटेड टू द स्पीकर, कौन से पार्ट में, कौन से भाग में जो है वो मुराद आता है स्पीकर के पास में, यानी जो कहानी सुना रहा है। तो लिखा ऊपर इट वाज नॉट मॉर्निंग एट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वाज ए समर, लेकिन गर्मी में, एंड विथ डे ब्रेक, डे ब्रेक सुबह प्रभात का समय जिसको बोलते हैं, वो समय था डॉन वाला। और बाकी आपकी क्वेश्चन आंसर जी 30 वर्ड में आपको लिखना था, हॉर्नबिल में दिए गए थे। इसके बाद में ये आपके पोएम में से आपके 30 शब्दों में इनके 3 के आंसर लिखने थे। फिर आपकी जो दूसरी वाली किताब जिससे अभी ये लिया था राइड ऑन द वाइट हॉर्स, वो स्नैपशॉट, उसके 2 क्वेश्चन आपको करने थे 30 वर्ड में। देन आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे, या 3 नंबर के थे, ये आपके लेसन से लिए गए। इसके बाद में फिर आपकी पोएम से सेंट्रल आइडिया लिखना था आपको, पेरे इसका फोटोग्राफ का, या फिर आपको लिखना था हाउ इज़ द साइकिल मूवमेंट ऑफ द रेन ब्राट आउट इन द पोएम, उस पोएम में जो साइकिल है मूवमेंट बताया है वो क्या बताया वॉइस ऑफ द रेन का। फिर आपकी जो सेकंडरी बुक है स्नैपशॉट, उसमें फिर आपको बताना जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द एड्रेस, जो द एड्रेस है उस टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई टॉपिक हो इसमें आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।